ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। तो बेसिकली यहाँ पे हम मेजरली पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, चार्जेस एट रेस्ट के बारे में इनफैक्ट, और वो चार्ज के कारण सराउंडिंग में क्या चेंजेस होती हैं, क्या जनरेट होता है, उसकी पूरी एनालिसिस होगी। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको जो पुराना मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब चीजें काम में आएंगी। मतलब आपने इससे पहले जो रोटेशनल मोशन की चैप्टर की थी, आपको यहाँ पे भी फोर्सेस, टॉर्क्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब से डील करना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब हमने पढ़ाई की थी फोर्सेस की, तो उस टाइम पे हम जिस टाइप के फोर्सेस के साथ डील कर रहे थे, वो फोर्सेस थे कांटेक्ट फोर्सेस, मतलब उसके लिए दो बॉडी को कांटेक्ट में आना जरूरी था। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में हम जिन फोर्सेस की बात करेंगे, दे विल बी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस मींस दे विल बी फोर्सेस एक्टिंग एट अ डिस्टेंस, राइट? दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी फोर्स के कारण जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, जैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है, तो जितनी भी सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है मैकेनिक्स में, सब चीजों का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो जिन बच्चों का मैकेनिक्स अच्छा है, उनको ये चैप्टर करते वक्त ऐसा फील होगा कि वो एक तरीके से मैकेनिक्स ही कर रहे हैं। सो अगेन इट वुड गिव यू रॉक सॉलिड फाउंडेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चैप्टर जब आप करोगे, और पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट बी, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पार्ट बी है, विच इज द गॉस लॉ, ठीक है, वो वाला जो पार्ट है, वो वाला पार्ट इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो जब ये चैप्टर आप कर रहे होगे, तो ग्रेविटेशन का 80% सिलेबस ऐसे ही खत्म कर लेंगे, कॉमनलिटी में चला जाएगा। जो 20% अलग होगा, वो इस चैप्टर के तुरंत बाद आपको बताया जाएगा, जब आपको होम टास्क दिया जाएगा गॉस लॉ को समझने का, जिसके सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, और ये आपके फ्रेंड्स को भी बोल देना कि मेरे YouTube के वीडियोस अभी मैं अटेंडेंस डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं अपने YouTube के वीडियो को अनलिस्ट कर दूंगा, उसे पब्लिक नहीं बनाऊंगा, उसे प्राइवेट व्यूइंग के लिए रखूंगा, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को भेजूंगा जो क्लास अटेंड कर। तो आप ऐसा कर सकते कि आप आराम से घर में बैठे हुए सो रहे हो, और मैं यहाँ पे दोपहर को क्लास ले रहा हूँ। इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? मैं ये रिकॉर्डिंग ऐसे भी कर सकता हूँ, किसी भी टाइम पे कर दिया और आपको वीडियो भेज दिया। मैं यहाँ पे आपका अटेंडेंस इसलिए इंश्योर करता हूँ, सो दैट यू स्टे कनेक्टेड विथ मी। मैं जिस तरीके की बात करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, आपका रिस्पॉन्स पूछ रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप कुछ कर रहे हो। क्योंकि घर में अगर आप खुद के बेसिस पे यू आर नॉट दैट सेल्फ ड्रिवन, प्लीज अंडरस्टैंड, आप में से 95% जनता सेल्फ ड्रिवन नहीं है। आप लोगों को बोल दिया जाए और काम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको अगर कोई काम दिया गया है कि आपको क्लास ज्वाइन करना है, मतलब आपको ज्वाइन करना है, आपका अटेंडेंस की टैली रखी जाएगी, और ये सब टैली आ जाती है जूम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चा एब्सेंट रहेगा, उसको मैं अपने यूट्यूब के वीडियोस भी नहीं दूंगा, और उसको मैं इसमें डाल दूंगा, जो क्लास प्लस वाली अपनी ये है पोर्टल, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा वीडियो देख पाएगा जो अटेंड करेगा क्लास। जो नहीं करेगा अटेंड, ही और शी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सी दोस वीडियोस। आप लोग इस तरीके के रवैये से फिजिक्स नहीं सीख सकते, और एटलीस्ट मेरे पास तो बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। क्या क्लैरिटी यही है? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज मेजरमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो हम जो भी चार्ज मेजर करते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में मेजर करते हैं। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट वी नो ऑफ, राइट? और जो हम अपने सिलेबस में यूज करते हैं। अभी देखना, बहुत सारे किताबों में ऐसे फालतू फालतू बात बोल देते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वार्क्स। एक्चुअली ये फालतू नहीं है, सही है। जिनकी जो चार्जेस होती है, वो फ्रैक्शनल मल्टीपल्स ऑफ इधर 1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, या 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इस टाइप की चीजें प्रेजेंट रहती है, हम क्वार्क्स बोलते हैं। बट दीज आर नॉट इन द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। दीज आर नॉट इन स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। और इनका माइक्रोस्कोपिक लेवल में किस तरीके का बिहेवियर है, वो भी हमको अभी फिलहाल ये भी रिसर्च का टॉपिक है। ऐसा इसमें कोई स्टैंडर्ड थियरी नहीं दी जा सकती। तो इट इज इन द नॉट इन स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। तो इनके बारे में, क्वार्क्स के बारे में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे।
तो अगर हमसे बोला जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ चार्ज, तो हम आज के डेट में भी वो बोलेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट वी नो ऑफ। तो अगर मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करूं, यू ऑल नो कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन की इतनी चार्ज होती है। तो जो भी चार्जेस हम ट्रांसफर करते हैं, इधर ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं किसी भी बॉडी से, तो वो चार्जेस जो होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वेयर n स्टैंड्स फॉर एन इंटीजर। बेसिक बातें, बहुत से लोगों को लगेगा कि ये 9th 10th की रिवीजन हो रही है, बट चिंता ना करें, मैं जो जो छोटा मोटा पॉइंट होगा सब कवर कर दूंगा ताकि हमसे कुछ छूटे ना। तो n टाइम्स द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जब मैं बोल रहा हूँ तो n स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होगा। फ्रैक्शनल नंबर ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, मतलब 2.6 इलेक्ट्रॉन चार्ज मैंने ट्रांसफर कर दिया, दैट डज नॉट हैपन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच इज विद इन आवर सिलेबस। क्वार्क्स के टर्म में आप बोल सकते हो, बट दैट इज नॉट इन आवर स्कोप ऑफ सिलेबस, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये आपको पता है। तो जो भी चार्जेस ट्रांसफर होंगी एक बॉडी से दूसरे बॉडी, वो सब इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर होगी, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऊपर होगी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, और अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसका मतलब कोई बॉडी का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना डिपेंड करता है क्या हमने उसे इलेक्ट्रॉन दी है या फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकाला है। याद रखिए, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे अगर हम देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स है, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो जो भी ये इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो रही है, इधर देना या लेना, ये सब ऑर्बिट लेवल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रही है। इनका अंदर के मतलब न्यूक्लियन से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब चार्ज का एक्सचेंज, मतलब एडिशन ऑफ चार्ज या रिमूवल ऑफ चार्ज, दैट विल ओनली चेंज द नेचर ऑफ द मेटल फ्रॉम मेटल टू आयन। इट विल नॉट चेंज इट्स इनहेरेंट पोजीशन और इट्स नेचुरल पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब इलेक्ट्रॉन के एडिशन या रिमूवल से आपको कोई नया मेटल नहीं मिलता, आपको एक आयन मिलता है, वो इधर पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन होगा। तो आपकी पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल डज नॉट चेंज, ये आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा। तो पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल चेंज होती है सिर्फ और सिर्फ जब ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है, या न्यूक्लियस के अंदर जब इंस्टेबिलिटी के कारण वो ब्रेक करता है। तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर changing of the position of an element in the periodic table, that is nucleus disintegration। और इस बारे में आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। कुछ बैच जो कि फास्ट ट्रैक चल रही है उनका मॉडर्न फिजिक्स ऑलरेडी हो चुका है, तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन के बारे में उनको पता है। बाकी लोग आप इस चैप्टर को समय के साथ पढ़ोगे। ठीक है, so this is what is the basic concept about exchange of charges। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है, तो ये जो मैंने आपको बोला है n टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल पे ही चार्ज एक्सचेंज होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, ठीक है, मतलब आपकी जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज ही होगी, कोई फ्रैक्शनल मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी आप अगर देखोगे देयर इज समथिंग नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज का लेक्चर बहुत बेसिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज in universe is constant।
इज कांस्टेंट। मतलब ये है कि अगर मान लो किसी जगह पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो किसी और सब्सटेंस में सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। या फिर एक जगह से अगर मान लीजिए आपने प्लस 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 क्रिएट किया है तो वो ऐसा होगा कि किसी जगह पे 2 माइनस हो जाएगी और किसी जगह पे 1 माइनस हो जाएगी। तो टोटल ये वाला चार्ज और ये दो चार्ज मिलके नेट चार्ज को उतना ही रखेंगे जितना पहले था। दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड, राइट। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब आप चार्ज जब एक्सचेंज करोगे तो आपने जितना भी एक्सचेंज करने के कारण कहीं पे पॉजिटिव चार्ज कहीं पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज आप एक जगह जनरेट करोगे उतना इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यूनिवर्स के किसी ना किसी बॉडी के ऊपर डेफिनेटली आ गई होगी, तभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है, एल्स इट विल नॉट बी वैलिड। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी देखो ये जो दो चार्जेस हैं इन चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो चार्जेस, दो चार्जेस अगर लाइक हुए तो इनके अंदर रिपल्सन होता है, और अगर ये अनलाइक हुए तो इनके अंदर अट्रैक्शन होता है। तो लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये कंसेप्ट। तो जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। लाइक चार्जेस रिपेल होंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड रिपल्सन इज द shearer टेस्ट ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। रिपल्सन इज द shearer टेस्ट, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा। Hari, I will not be able to take any question now. I will attend the question at the last. Please keep your question. Put your hands down. I will not be able to take any question now. I will take your question at the last. I will give you time. So keep your questions now. Now listen to me. So हमने क्या पढ़ा? Quantization of charge हमने पढ़ा. We studied quantization of charge and we studied quantization of charge and we studied law of conservation of charge. तो total charge conserve रहता है और charges के बीच में कैसा interaction होता है ये हमने देखा कि like charges जो हैं वो repel करेंगे और unlike charges जो हैं वो attract करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कोई भी दो चार्जेस के बीच में, ध्यान से देखो, कोई भी जो दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है ये इट इज गिवन बाय अ लॉ व्हिच इज नोन एज कूलम्स लॉ। कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है इट इज गिवन बाय अ लॉ known as Coulomb's law, and this Coulomb's law from experimental it was found that the force of attraction or repulsion between two charges it directly depend upon the product of the charges and inversely proportional to 1 upon r square, that is the distance between these two charges. ठीक है, तो कोई भी दो चार्ज है, मान लो एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, दिस विल बी directly proportional to the product of the charges, inversely proportional to the square of the distance between them, which is 1 by r square. तो ये जो लॉ आता है एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जब यहाँ पे ऐड करते हो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k होता है Q1 Q2 by r square। ये जो k होता है this k is given by the formula 1 by 4 pi epsilon naught, जहाँ पे epsilon naught को कहा जाता है permittivity of free space। एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप इसे एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है, और 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू आती है 9 into 10 to the power 9। अच्छा, इसका यूनिट निकालने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इसके फॉर्मूले की तरफ जाइए। इसका जो फॉर्मूला है मैं प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, अगर आप k का यूनिट निकालने जाओगे, ध्यान से देखो, अगर आप k का यूनिट निकालने जाओगे इट विल बी f into r square by q1 q2
तो F की जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन, R इज मीटर स्क्वायर, और चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स, तो कूलम स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, इट इज 9 × 10⁹ न्यूटन कूलम स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इस वैल्यू को अभी याद रखिए। तो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम, फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम। ठीक है, तो अगर हम किसी दूसरे मीडियम में चले गए, if we are in a different medium other than vacuum, if we are in a different medium other than vacuum, तो उस केस में we use relative permeability into epsilon naught। ठीक है, तो instead of epsilon naught we replace epsilon naught by epsilon naught relative into epsilon naught। तो उस केस में आपकी फोर्स की जो एक्सप्रेशन आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, that becomes 4 pi epsilon naught into epsilon naught r, which is relative permeability of free space, permittivity of free space into q1 q2 by r square। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपकी अगर कोई अदर मीडियम में होगा तो आपको दिखेगा कि जो फोर्स है वो रिड्यूस हो गई है 1/ER फैक्टर से। ठीक है, तो जब आप, सॉरी यहाँ पे एक गलती होगी, जब आप कोई और मीडियम में, मतलब वैक्यूम छोड़ के किसी और मीडियम में चार्जेस को रखो और उस केस में अगर आपको फोर्स निकालने की जरूरत पड़े, तो वो जो फोर्स होती है वो कहलाती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एंड इट इज इक्वल टू EA, एंड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव इनटू एप्सिलॉन नॉट permittivity of free space into epsilon relativity will give you epsilon naught absolute। तो आप यहाँ पे E नॉट की जगह पे E नॉट ER सब्स्टिट्यूट कर देते हो। ठीक है, मतलब आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होती है वो एक फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये चीज जो है, ये चीज क्यों होती है ये मैं आपको थोड़े समय के बाद समझाऊंगा। इस चीज को नोट रखना या नोट करना कि सर इसको बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। ठीक है, किसी और मीडियम में रखने से एग्जैक्टली क्या होता है ये कंडीशन आती है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम, आई विल टेल यू दैट। ठीक है, आइए। तो देखिए, अपने को समझ में आया कि दो चार्जेस हैं और उनके बीच में कुछ सेपरेशन है। तो अगर उनके बीच में कुछ सेपरेशन है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, इट विल गिवन बाय द कूलम्स लॉ, which is 1/4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square। मैं आपको epsilon naught का मीनिंग समझा चुका हूँ, 1/4 pi epsilon को क्या बोलते हैं, आई टोल्ड यू दैट। तो ये चीज आपको यूज करना आना चाहिए छोटे छोटे क्वेश्चंस के सॉल्विंग। ठीक है, अब देखिए कैसे, मतलब अब आप अगर आप देखोगे कि ये जो फोर्स आपने निकाला है, which is known as force electrostatics, which is known as force electrostatics, which is given by the formula K q1 q2 by r square, where r is the distance between the two forces। पहली बात तो आपको मैं बता दूंगी, ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। आपने ये कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस चैप्टर में किया था? कोई बता सकता है? जब तक मैं इसे लिख रहा हूँ कोई बता सकता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस चैप्टर में मैंने कवर किया था डिटेल में? इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कौन से चैप्टर में किया था? कौन बताएगा होनहार? कौन से चैप्टर में किया था मैंने? वर्क पावर एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एटलीस्ट नाम तो टॉपिक का याद है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, very good। Guys, I'm again telling you, tell all your friends that I'm pretty much particular about it now। Don't come to me running when the real class starts, and I'm telling you real class कब start होगा आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। We don't know anything about it। तो मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, प्लीज बी सिंसियर विथ योर स्टडीज। आपको वीडियोस अपलोड भी कर दिए जा रहे हैं, आपको क्लास में भी मैं बुला रहा हूँ।
आप एक दिन में अगर क्लास अटेंड करोगे और वीडियोस देख लोगे, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल बनाने के लिए अभी मैं शायद आपको मॉड्यूल ना दे पाऊँ बिकॉज ऑफ नॉट वर्किंग फ्रॉम क्लास, बट आपके पास ऑलरेडी बुक्स है जो मैंने रेकमेंड किए हुए हैं, उन बुक से भी आप सॉल्व कर लोगे तो आप तो बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज नाउ स्टार्ट पेइंग अटेंशन बिकॉज आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ इज दैट even if it starts on May 3rd, we don't know when the classes, because class में social distancing की कोई ऐसी पाबंदी नहीं रह सकती है, तो स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट कब स्टार्ट होंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे अभी। सो बेटर दैट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर स्टडीज, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो प्लीज अपने नोट्स प्रॉपर्ली लेते चलो, जैसे क्लास में नोट्स लिखते हो, जैसे मैं हर एक चीज बोलता हूँ लिखने के लिए, हर एक स्लाइड के नोट्स आपको कॉरस्पॉन्डिंगली लिखते चले जाने पड़ेंगे, और आपको हर दिन अपना 20, 25, 30 न्यूमेरिकल का जो हमारा फंडा है वो आपको सॉल्व करते रहना है। देन ओनली यू विल स्टे इन टच विद फिजिक्स, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जहां जो इट डज नॉट, जहां पे वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, राइट? अब याद करो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थे, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, उसको आइडेंटिफाई करने के तीन तरीके थे। इधर दे विल बी कांस्टेंट फोर्स, याद है कंजर्वेटिव फोर्स को आइडेंटिफाई करने के तीन तरीके, इधर दे विल बी कांस्टेंट या फिर दे विल बी ऑफ द टाइप fx i कैप प्लस fy j कैप, याद आ रहा है? या तीसरा जो है जहां पे वो आता था परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, याद है आपको? परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, ये सब चीजें बताई गई है आपको। तो मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं। अगर आप देखोगे, मान लो एक चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे दूसरा चार्ज है, ये एक्स एक्सिस है मान लो, और सपोज इनके बीच की जो दूरी है ये एक्स है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, और इनके बीच की दूरी x है। तो ये चार्ज q1 है मान लो, ये चार्ज q2 है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, विल इट बी गिवन बाय k इनटू q1 q2 बाय x स्क्वायर। तो लुक एट दिस, क्या आपको दिख रहा है कि ये जो फोर्स है इज इट ऑफ द टाइप fx i कैप? क्या इधर मान लो रिपल्सन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, जो भी हुआ, तो क्या ये प्लस माइनस fx i कैप का फॉर्मेट है? ये देखो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं इसे ऐसा कुछ अलग डायरेक्शन में रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से देखो। चलो मुझे एक नया व्हाइट बोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जस्ट अ मोमेंट। सपोज मैं आपको बोलूं कि यार ऐसा कर लो, तुम मान लो एक चार्ज को यहाँ रखो, दूसरा चार्ज को यहाँ रखो, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो अलोंग दिस डायरेक्शन होगा मान लो। तो इस फोर्स को आप बेसिकली दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो ना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो फोर्स को जब आप ब्रेक करोगे, ठीक है, तो उसका एक कंपोनेंट आएगा आई कैप की तरफ और दूसरा कंपोनेंट आएगा जे कैप की तरफ, और ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप जो भी डिस्टेंस है आर के टर्म्स में लिख लो, तो आर और एक्स वाई के टर्म्स में लिख लो, तो आपको एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप के टर्म में आपको आपका आंसर मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप के टर्म्स में आपको आपका आंसर मिलेगा। तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपको क्या समझना है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। इसी का मैंने एग्जांपल दिया है, अभी जो मैंने बोला है आपको, इसे आप एक बार वीडियो में पॉज करके सोच सकते हैं कि मैंने क्या बोला, ठीक है? सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक, गुड। तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्यों, मैंने उसका एक एग्जांपल दिया एक्स एक्सिस के अलोंग रखकर, दूसरा एग्जांपल दिया कि आप अलोंग द प्लेन कोई भी डायरेक्शन में रख लो, आप इसे कंपोनेंट निकाल सकते हो, कंपोनेंट में एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप के फॉर्मेट में आ जाएगा, या एफ एक्स वाई आई कैप प्लस एफ एक्स वाई जी एक्स वाई जे कैप के फॉर्मेट में आएगा, और वो परफेक्ट डिफरेंशियल होगा, मतलब सेकंड या थर्ड फॉर्मेट में रहेगा ऐसा कुछ, ठीक है? तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। तो जहां कंजर्वेटिव फोर्स आती है, याद करो, क्या वहां पे इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन आता है? क्या यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी लग सकती है? इक्विलिब्रियम आया तो क्या एसएचएम हो सकता है? क्योंकि एसएचएम सिर्फ और सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए कंजर्वेटिव फोर्सेस होना जरूरी है, यस और नो? तो आपको ये पता है, तो ये सब के क्वेश्चंस, एसएचएम, इक्विलिब्रियम, वर्क पावर एनर्जी, ये सब के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल, ठीक है?
आइए कुछ बेसिक बात करते हैं, ध्यान से देखिए। मान लो मैं आपको एक सवाल देता हूँ। मान लो एक मास है जिसके ऊपर आपने चार्ज दिया है सपोज Q, और एक दूसरा मास है जिसके ऊपर भी आपने चार्ज दिया है Q। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूँ कि इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी कुछ पहले इनिशियली थी R मान लो। ठीक है, ये वाली फिक्स थी इनिशियली, दोनों फिक्स थी इनिशियली, इसको आपने फिक्स रखा हुआ है। ठीक है, नहीं फिक्स नहीं है, सॉरी। ठीक है, इनिशियली दो मासेस थी, अब आपने उनके ऊपर चार्ज दे दिया। ऐसा मान लो कि इनिशियली दो मासेस थी, सिर्फ मासेस थी, अब आपने उनके ऊपर चार्ज दे दिया। तो जब आपने उनके ऊपर चार्ज दे दिया तो क्या होगा, मान लो ये Q और Q दोनों सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के और सेम साइन के, तो इनके अंदर रिपल्सन होगा। मान लो मैं बोलता हूँ कि एक स्टेज के बाद इनके बीच की जो दूरी है वो 2r हो गई, और इस वाले Q का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। What will be the velocity of this वाला बॉल at that instant? बता सकते हो? सब लोगों को सोचना है, पॉज कर लो और अपने कॉपी में से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इन दोनों बॉल को एक सिस्टम मान लेता हूँ, अगर मैं दोनों बॉल को एक सिस्टम मान लेता हूँ, वेरी गुड देवेश, अगर मैं इन दोनों बॉल को एक सिस्टम मान लेता हूँ, तो इस सिस्टम के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, ध्यान से अगर तुम देखोगे, इस सिस्टम में इस गेंद के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस गेंद के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ, और इस गेंद के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ। मान लो मैं इसे नाम देता हूँ 1 और इसे नाम देता हूँ 2, तो इसके ऊपर लगेगा फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, और इसके ऊपर लगेगा फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप देखोगे, आपको न्यूटन थर्ड लॉ पता है क्या? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। दीज आर फोर्स एट अ डिस्टेंस, तो फोर्स जितना जितना 1 2 के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स F 2 1 के ऊपर लगाएगा। ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ अगर लगाते हैं तो फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। अब दोनों के मासेस सेम है, देखो मैंने सेम लिया हुआ है दोनों के मासेस, और दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है, तो दोनों की एक्सेलरेशन भी सेम होगी। एक कंसिडरेशन ये है, गुड, तो ये भी समझ लिया आपने, दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, ये भी सवाल अपने आप में बन सकता है, तो हमने समझ लिया एक्सेलरेशन सेम होगी। पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे एक बहुत ही नायाब तरीके से। आप सबने कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ था, याद है आपको कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो अगर मैंने इसे एक सिस्टम बना लिया, तो force applied on 1 because of 2 and force applied on 2 because of 1 are the internal forces for this system of both the masses containing charges. Yes, it is an internal force. तो अगर ये internal force है तो क्या सिस्टम के ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ? तो अगर सिस्टम के ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ तो क्या सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व रहेगी? मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगा क्या वही फाइनल मोमेंटम होगा? नहीं आया समझ? तो अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम initial should be equal to momentum of the system final? क्या मैं बोल सकता हूँ? What was the momentum of the system initial? It was 0 because दोनों बॉडी रेस्ट में थे। And what is the momentum of the system final? Let's see it. हमने ये देखा था, ध्यान से देखो, हमने ये देखा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हो गई थी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और उसकी मास m है। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्टिकल का अगर मोमेंटम लिखूं वो हो जाएगा -m/5। तो मोमेंटम ऑफ द राइट हैंड वाला पार्ट विल बी m इंटू क्वेश्चन मार्क। तो इससे m कट जाएगा और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। प्लस आएगा मतलब ये जो दूसरी वाली गेंद है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो दूसरी वाली गेंद है इसकी वेलोसिटी फिर कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसकी वेलोसिटी ये होगी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्वेश्चन मार्क किसके बराबर होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन। अब कॉन्सेप्ट ये आएगा कि बच्चा ये सोचेगा कि सर इससे पहले तो कांटेक्ट फोर्सेस होते थे। हाँ, तो कांटेक्ट फोर्सेस की जगह पे यहाँ पे सिर्फ नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, बाकी कुछ भी नहीं बदला है, तो क्या दिक्कत वाली बात है?
क्या हम न्यूटन लॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम न्यूटन थर्ड लॉ लगा सकते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं? हाँ। क्या हम न्यूटन थर्ड लॉ लगा सकते हैं? हाँ। क्या मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? हाँ। तो जितनी सब चीजें हम कर सकते थे इससे पहले मैकेनिकल फोर्सेस के साथ वही सब चीजें एग्जैक्टली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ भी कर सकते हैं। मतलब जितने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपने बनाए हैं अभी तक मैकेनिक्स में, क्या वहां पे एक और नेचर ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी डाल के सवालों को बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। मान ले मैं आपको इन सब एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको यही फील कराना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी अभी नया स्टार्ट नहीं हुआ है, तो घबराए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम सुन के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रियल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में, जिनके वीडियोस में ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ। तो एक बार आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 को पढ़ना शुरू कर दें वीडियोस देख देख के, तो आपको क्लैरिटी और आपका जो पेस ऑफ सिलेबस कवरेज है वो भी बढ़ जाएगा। अभी आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, आइए। सो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल फॉर यू। कैसा एग्जांपल होगा देखें। मान लीजिए एक चार्ज Q है, ठीक है, और R डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है Q, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये फिक्स्ड है एंड दिस इज फ्री टू मूव है। आपने इसको फिक्स रखा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले चार्ज को, सपोज इसको चार्ज ए नाम देता हूं। आपने ए को फिक्स रखा है एंड बी इज फ्री टू मूव। बी को आपने छोड़ दिया। तो बी को छोड़ दिया आपने जब, तो सवाल ये है कि जब ए और बी के बीच की दूरी 2r होगी, तो बताओ उस इंस्टेंट पे बी की वेलोसिटी क्या होगी? ये सवाल है। सबके सामने सवाल रखा हुआ है। दो चार्जेस हैं Q एंड Q, ठीक है, एंड उनके बीच की इनिशियल दूरी r है। सवाल है जब इनके बीच की दूरी, जब आप B को रिलीज कर दो, फ्री टू मूव है, जब आप B को रिलीज कर दो, मास, अनुष्का क्या मास की जरूरत है? होगी तो मैं दे दूंगा। ठीक है, आप एक काम करो, आप ये मान लो कि इसकी मास जो है ये m है, इसकी भी मास m। we'll see, we'll require it or not। चलिए, फ्री टू मूव है, इसको छोड़ दिया, तो क्या आपको लगता है कि Q रिपेल होगा? दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस मतलब चार्ज का नेचर सेम है, तो ये रिपेल होगा। तो अगर ये रिपेल होगा तो जब A और B के बीच की दूरी 2r हो जाए, तो बताइए व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ B? ये सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का सिंपल तरीका होगा, यहाँ पे आप कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो क्या? मैं बच्चों से ये पूछता हूँ। पहला सवाल, क्या यहाँ पे कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो क्या आप? इसका आंसर है आप यहाँ पे कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आपने इसे फिक्स कर दिया, ऐसा मान लो कि आपने इस M के ऊपर इस साइड से हाथ लगा के रख दिया, ये A आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आपने जो हाथ लगा के रखी हुई है, क्या आपने इस सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है? हाँ, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है आपने। F एक्सटर्नल है, तो F एक्सटर्नल है तो इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स है। तो अगर सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ से होगा? कद्दू होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा? जो बेसिक हमने FMA मेथड देखा हुआ है वही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फोर्सेस है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ पे फोर्स मास एक्सेलरेशन मेथड करेंगे। एक और तरीका याद करो, मैंने आपको ये चीज बार बार बोला है कि अगर फोर्सेस, वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो, क्या हम वर्क एनर्जी मेथड भी लगा सकते हैं? यस। अभी मैं आपको न्यूटन लॉज की मदद से या फिर फोर्स एक्सेलरेशन मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। वर्क एनर्जी मेथड लगाने के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जब मैं समझ लूंगा सही मायने में, तब मैं आपको वन लाइन सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का दूंगा वर्क एनर्जी मेथड से। अरे देखना बेटा, फोर्सेस इन्वॉल्व है, वेलोसिटी मांगा गया है और डिस्प्लेसमेंट भी तो इन्वॉल्व है, 2r डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्सेस, वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, सॉरी r डिस्प्लेसमेंट है,
फोर्सेस, वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, तो क्या वर्क एनर्जी मेथड लगा सकते हैं? याद करो, 3 पिलर बताए थे मैंने मैकेनिक्स के, एक है एफएमए मेथड्स, दैट इज फोर्स एक्सेलरेशन मेथड, दूसरा है वर्क एनर्जी मेथड डब्ल्यूईटी मेथड्स, और तीसरा है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम्स। यही 3 पिलर है मैकेनिक्स के, और इन 3 पिलर्स के कॉम्बिनेशन में या इंडिविजुअल में सवाल आते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो इसके ऊपर यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, आप सर्च करो, आपको समझ में आ जाएगा, जनरल फिलोसॉफी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बोल के। वो एक बार देखोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। 20-25 मिनट का वीडियो है मैक्स। क्या क्लैरिटी आई है? आइए, सो इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप क्या करो, आप कोई भी, जब ए और बी के बीच में कोई भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस मान लो x जब है, उस टाइम पे ए और बी पे लगने वाला फोर्स निकालो। तो ए और बी पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू ए क्यू, दोनों क्यू था क्या? दोनों क्यू था या Q1 Q2 था? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, दोनों क्यू था। ओके, नो इशू। आइए, तो फोर्स की जो वैल्यू आई वो आई उस इंस्टेंट पे जब दोनों के बीच की दूरी x है, इट इज k(q²/x²). दिस इज द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स जो है उसको लिखना पड़ेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मैंने मास दे दिया है। ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? दिस इज द फोर्स सपोज अप्लाइड ऑन द मास b। तो फोर्स अप्लाइड ऑन मास b इज मास ऑफ b इनटू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है इट विल बी k(q²/mx²). क्या अगर आपको मैकेनिक्स याद है, क्या आप a को लिख सकते थे v dv/dx या dv/dt? यहाँ पे v dv/dx ही लिखना जरूरी होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे x के टर्म में आ रहा है। अब बच्चा बोलेगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा आपको पता कैसे चला? ऐसा मुझे इसलिए पता चला बेटा जी, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है, ये देखो, ये एक्सेलरेशन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात आती है तो हम कोई भी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो किनेमेटिक्स में हमने डेवलप किया था वो नहीं लगा सकते, जो s = ut + half a t square, v = 2as, v = u + at, sn = u + a/2 2n-1, ये सब नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सब तभी लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो क्या हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा? अरे बोलिए भाई साहब, क्या इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो क्या v dv इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, v dv इज इक्वल टू k(q²/mx²) dx। तो k(q²/m), इसको एक कांस्टेंट मान लो, लेट इट बी c इंटू dx/x², और आपको ये दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। c क्या है आपको पता है? k(q²/m) को मैंने c बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू पहले तो 0 थी, रिलीज किया गया, मान लो फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और x की वैल्यू कहां से कहां तक? x की वैल्यू r से 2r तक। इसको सॉल्व करना है। दिस वन विल बिकम v²/2 which will be c dx/x², x⁻² + 1 -2 + 1 by -2 + 1, that is c into -1/x, which is 1/r -1/2r। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इससे v² की वैल्यू आ जाएगी 2c, और c की वैल्यू आपको पता है k(q²/m), 2c 1/r -1/2r, which is 1/2r। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो आपका आंसर आएगा v इज इक्वल टू √c/r, और c की वैल्यू है k(q²/mr). दैट इज योर आंसर, दैट इज द वेलोसिटी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस आर हाउ मच? 2r। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इस तरीके से इस सवाल को बनाएंगे। देखिए, आपने कुछ भी नया नहीं किया, आपने अब तक जो फोर्सेस पढ़े थे वही फोर्सेस में एक नया फोर्स आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका ही आप यूज कर रहे हो। मैं ये सब ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने सिंपल किनेमेटिक्स जैसे प्रॉब्लम में सॉल्व किए थे, उस टाइप के प्रॉब्लम हम समझ पाए कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अच्छा, और कैसा सवाल यहाँ पे आएगा, लेट्स सी दिस। ठीक है, देखो सपोज मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, बिफोर दैट एक कॉन्सेप्ट सुनिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2 और यहाँ पे एक चार्ज है Q3। ठीक है, तो Q2 के ऊपर जो नेट फोर्स होगा बाय एनी चार्ज, मान ले Q2 के ऊपर मैं फोर्सेस निकाल रहा हूँ, तो Q2 के ऊपर जो नेट फोर्स होगा बाय एनी चार्ज, इस केस में Q1 एंड Q3 होगा, तो Q2 के ऊपर जो चार्ज होगा, नेट फोर्स होगा बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q3, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ Q1 एंड Q3। मतलब Q1 जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर Q3 इज प्रेजेंट और नॉट, और Q3 जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर Q1 इज प्रेजेंट और नॉट। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी x है और Q2 और Q3 के बीच की दूरी 2x है, तो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2 होगा, और इसकी वैल्यू होगी k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, और Q3 जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, इट विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q3 एंड Q2 एंड इट विल बी k Q2 Q3 अपॉन 2x का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? These are the force acting, मतलब Q2 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बिकॉज ऑफ any other charges is independent of the presence of or absence of any third charge in the vicinity। मतलब Q1 जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि Q3 वहां पे प्रेजेंट है या नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब जितने भी फोर्सेस हों, इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसे? नाम जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं इसे। इसका मतलब क्या हुआ? सुपरपोजिशन मतलब आपको जब नेट फोर्स निकालनी होगी Q2 के ऊपर, तो आप जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस की दूरी Q2 से निकाल लो और अकॉर्डिंगली आप कूलम्स लॉ लगा लो, और इसी तरीके से सभी बाकी चार्जेस के साथ भी वैसा ही करो। तो उन सब जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का वेक्टर एडिशन कर दो, तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगी Q2 के ऊपर। मतलब Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो इंडिपेंडेंट है कि क्या विसिनिटी में कोई अदर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब Q3 है या नहीं है। तो Q1 का Q2 के प्रति अट्रैक्शन या रिपल्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ Q3, राइट? Q3 हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर जो अट्रैक्शन रिपल्सन है वो रहेगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आइए अब ये जो कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स लॉ क्या बोलता है, मैं उसी चीज को थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूँ आपको। कूलम्स लॉ जो हमने अभी थोड़ी देर आगे पढ़ा था, जो बेसिकली दो चार्जेस का इंटरैक्शन, मतलब उनके बीच लगने वाले फोर्स को क्वांटिफिकेशन है। दिस इज गिवन बाय द फार्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हम लोगों ने समझ लिया था, ये फार्मूला तो हमने क्लैरिटी के साथ समझ लिया। अभी ये देखा गया है कि अगर दो चार्जेस हैं, मान लो Q और Q, और दोनों की मास m मास m के ऊपर चार्ज Q दिया गया, ठीक है? तो चार्ज Q है और मास m है। कॉमा दे देता हूँ बीच में, कंफ्यूज मत हो। तो ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई 1 विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2। ये दोनों फोर्सेस बराबर है। फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2 इज सेम एज फोर्स अप्लाइड बाई 2 ऑन 1। और इन दोनों जो फोर्सेस लगते हैं ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई 1 इज फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन 2, ये लग रहा है, एंड फोर्स अप्लाइड on 1 by 2 is the force that is applied on 1 by 2। ठीक है, ये जो दो फोर्सेस हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, मींस दे फॉलो व्हिच लॉ? दे फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस फोर्स की डायरेक्शन होगी along the line joining the center of these two charges or these two masses। मतलब इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाला, इनके सेंटर यहाँ पे देखो, तो इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसी लाइन के along
आपकी ये दो फोर्सेस लगेंगी ऑलवेज। तो जो कूलम फोर्स है इट्स अ सेंट्रल फोर्स, इसलिए इस कूलम फोर्स को क्या फोर्स बोला जाता है? इट्स अ सेंट्रल फोर्स। मतलब इसकी डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग जो है ये कहाँ पे लगेगी? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द center of the charges on which this law needs to be applied, right? That is what the thing is. ठीक है, I hope you understood this. इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय वन बॉडी ऑन अदर इज सेम एज द फोर्स अप्लाइड बाय द अदर बॉडी ऑन अदर। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल लूंगा मैं। सपोज मान लो एक बॉडी है m1, एक बॉडी है m2, इसमें चार्ज है q1 और इसमें चार्ज है q2, दोनों के बीच की दूरी जो है सपोज इट इज r। तो फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई 1 ये कितना होगा? इट विल बी k q1 q2 बाई r स्क्वायर एंड दैट विल बी सेम एज फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2। मतलब अब जो इनके ऊपर फोर्सेस लगेंगे, दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई 1 एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2, ये फोर्स है। पर ये Q1 Q2 होने के बावजूद भी ये जो फोर्सेस लग रही हैं दोनों के ऊपर ये इक्वल एंड अपोजिट, बट इस इंस्टेंट पे ये फोर्सेस जो एक्सेलरेशन क्रिएट करेंगे दोनों बॉडीज के ऊपर वो अलग अलग होंगी। इसलिए क्योंकि m1 इज नॉट इक्वल टू m2, दोनों पे फोर्स लग रहा है। इस इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो k q1 q2 बाई r स्क्वायर। इस इंस्टेंट पे जो इंस्टेंट आपके डायग्राम आपके आंखों के सामने है, इस इंस्टेंट पे दोनों बॉडीज के ऊपर सेम फोर्स लग रही है। बट 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 क्या दोनों की मासेस अलग हैं? अगर दोनों की मासेस अलग हैं तो फोर्स सेम है, मास अलग है, तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा? ठीक है, तो ये सब कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए ये पहले इनिशियली इनको पकड़ा हुआ था, अब इनको अगर छोड़ देते हैं तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? वो वेरिएबल रहेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बोलिए 2 सेकंड के बाद इनके बीच में जो लग रहा है फोर्स वो कितना है? इनिशियली इनके बीच की दूरी r थी, जब दूरी 2r हो जाए तो बताइए इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना था? तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा k q1 q2 बाई 2r का होल स्क्वायर व्हेन द दूरी बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस इज 2r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स वेरिएबल है, and that's why the acceleration that is created on these two masses that is also variable। तो acceleration अगर वेरिएबल है तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ कितनी देर के बाद m1 जो है ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा along the left hand direction, तो वो बताने के लिए आप क्या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे? नहीं लगा सकते। आपको कोई भी x दूरी पे m1 के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना पड़ेगा और फिर उसको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डी बाई डी एक्स करके। तो फिर आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो जब वो 2 मीटर की दूरी ट्रैवल कर लेगा, या फिर वेलोसिटी अगर निकाल लिया है तो कितने समय के बाद ट्रैवल करेगा, फिर आप उसको एक्सेलरेशन को dv बाई dt करके आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन का फंडा लगेगा जो आप ऑलरेडी किनेमेटिक्स में कर चुके हो। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल ऑफ यू आर इन सिंक विथ मी व्हाट आई एम सेइंग, राइट? बहुत जरूरी है कि आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो आज, ठीक है? आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक है, मेन चीजें स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो जो बेसिक बात है मैं खटाखट खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक, तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस समझा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके बारे में क्या समझा? इट ऑलवेज एक्ट्स in the along the line joining the centers of these two charges and it will act either attraction अगर होगा, repulsion होगा तो ये डायरेक्शन जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है वो होगा, अट्रैक्शन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये देखो, मान लो एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है -Q2 और इनके बीच की दूरी है r और मान लो मास m1 m2। अब अगर हम इनको छोड़ दें क्या अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अब यहाँ पे देखो, फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2 इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई 1। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो दिस इज करेक्ट, लेकिन अगर हम वेक्टोरियली देखें तो फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2 विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? एंड फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई 1 विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? तो ये चीज अपने को समझ में आना चाहिए। फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2 एंड फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई 1
they are in opposite direction and now their direction is as shown in the with the red arrow। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपसे पूछा जा सकता है r की वैल्यू दे दी जाए, कितने देर के बाद ये टकराएंगे, कितने देर के बाद ये टकराएंगे। तो कोई भी डिस्टेंस पे आपको ये निकाल लेनी है कि कितने देर के बाद टकराएंगे। टकराने के लिए आपको क्या चाहिए, कितना समय, तो दोनों कितना दूरी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको उसको वेरिएबल फॉर्म में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस सवाल को रख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आइए। तो अब इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल बनते हैं, कैसे, बेसिक वाले ध्यान से सुनिए। सपोज मैं आपको जो पहला कॉन्सेप्ट बता सुपरपोजिशन का और कूलम्स लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सवाल कैसे बनते हैं। सपोज मैं आपको एक ट्रायंगल देता हूं, सपोज इफ आई टेल यू दैट दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी। सपोज यहाँ पे 3 स्फेरिकल बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है, सबकी मास m है और सबके ऊपर जो चार्ज है वो q है। ठीक है, सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल b, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल b। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल b इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अगर A का नेट फोर्स देखा जाए B के ऊपर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ C, और C का अगर देखा जाए नेट फोर्स B के ऊपर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ A। तो लेट अस से दैट सभी के चार्जेस सेम नेचर के हैं, तो C जो B के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्या वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और वो कितना होगा? मान लो इसका जो एज है इक्वल ट्रायंगल का वो A है, क्या वो हो जाएगा K इंटू टू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और A जो B के ऊपर लगाएगा, क्या वो इस डायरेक्शन में लगाएगा along the line in the centers, and it will also be K into Q square by A square। तो जो नेट फोर्स होगा इसके ऊपर B के ऊपर, that will be the vector sum of these two forces। इनका वेक्टर सम करते हैं, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, और दोनों फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो K Q square by A square है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कोई खास बात नहीं है, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, बट आपको ये कर देना चाहिए अभी। क्या ये दो वेक्टर इस तरीके से अरेंज्ड है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इनका रिजल्ट हो जाएगा, मान लो ये f है, ये भी f है, क्या रिजल्टेंट हो जाएगा f रिजल्टेंट इज इट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, यस और नो? कॉस ऑफ 60 डिग्री, क्या क्लैरिटी है? तो सॉल्व करोगे और आंसर लाओगे, क्या समझ में आ गई एफ रिजल्टेंट कितनी होगी? आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आप सुनिए, मजा आएगा आपको, आप अपनी खुशी रोक नहीं पाओगे, आपको मजा आएगा। सुनिए, ये देखिए, ये आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड क्या है? इसकी साइड ए है। सपोज मैंने बोला था कि इनिशियल सब कुछ रेस्ट पे था, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, ये वाला और ये वाला फिक्स्ड है, ये दो चार्जेस फिक्स थे। तो अगर ये दो चार्जेस फिक्स थे एंड दिस वाज फ्री टू मूव, तो ये जाएगा किधर? देखो ये इनिशियली रेस्ट में था, क्या इनिशियल वेलोसिटी इसकी रेस्ट में है? तो अगर इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है तो ये जाएगा उधर जिधर एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन है, और एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? जिधर एफ वेक्टर की डायरेक्शन है। बोल चमका कि नहीं? एफ वेक्टर की डायरेक्शन अभी निकाला तूने, एक फोर्स इधर था, एक फोर्स इधर था, और जो रिजल्टेंट था, क्या तेरे को पैरेललोग्राम रूल आता है? आता है तो बोल क्यों नहीं रहा है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ये एफ है, ये एफ है, दोनों के बीच का एंगल 60 है। क्या बात समझ आई है? तो अगर दोनों के बीच का एंगल 60 है तो क्या तुम ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो एफ नेट का? तो जिधर एफ नेट उधर एक्सेलरेशन, और जिधर एक्सेलरेशन उधर वेलोसिटी। हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, बट इस केस में होगा, क्योंकि जो बी में जो चार्ज पार्टिकल था एबीसी ट्रायंगल में बी में, जिसके जो फ्री टू मूव है, क्या वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है? तो बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जिधर एक्सेलरेशन होगा क्या बॉडी उधर ही भागेगी। क्या मेरी बात समझ आई? क्या क्लैरिटी है? अरे बोलो भाई, क्लियर है? बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ। और कैसे सवाल आ सकते हैं, ध्यान से देखो।
और कैसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे ट्रायंगल वाले सवाल ले लिया। अब ऐसे सवाल ट्रायंगल को छोड़ के, ये देखो ट्रायंगल को छोड़ के ऐसे स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लो, चार्ज बिठा दो, ये देखो चार्ज बिठा दो, ठीक है, चार्ज बिठा दो। मान लो ये सब चार्ज क्यू 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 क्यू, आप क्या करो इसके सेंटर पे एक चार्ज बिठा दो क्यू, इस चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स, इस सिचुएशन में सेंटर के ऊपर चार्ज लगने वाला नेट फोर्स, व्हाट इज द एफ नेट ऑन द सेंट्रल चार्ज क्यू जो पुट किया गया है, जल्दी बोलो भाई। स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड चाहिए ए। तुम लोग सही में घनघोर सन्नाटे हो भाई, तुम लोग। जीरो, वेरी गुड, जीरो है भाई। देख यार तुम लोग सही में सन्नाटे हो भाई तुम लोग। ये सवाल में तुमको दिक्कत हो रही है, तुम लोग क्या फिजिक्स फिर मैकेनिक्स किए हो यार, क्या मैकेनिक्स किए हो तुम लोग, कमाल है भाई। ध्यान से देखो इधर, क्या ये बी 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 जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, वो क्यू को रिपेल कर रहा है, और ये डी जो है वो भी रिपेल कर रहा है, कैंसिल हो जाएगा ना, बिकॉज सिमेट्रिकली लोकेटेड है। सिमिलरली सी और ए वो भी रिपेल कर रहे हैं, तो सिमेट्रिकली लोकेटेड है, कैंसिल आउट हो गया। तो ये चार्ज जो क्यू है ये इक्विलिब्रियम में। हम चर्चा करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल अगर होगा तो एसएचएम होगा, अनस्टेबल अगर होगा तो एसएचएम होने का कोई सवाल नहीं है। क्या बात समझ आई है, उसके बारे में बातचीत होगी। अच्छा अब मान लो इधर देखो, अरे ये भी खत्म हो गया, बहुत हो गया भाई आज का, दो स्लाइड्स खत्म हो गया भाई, नहीं चलो ओके गाइस, एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन दिस ऑन मंडे। ट्यूसडे का टेस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका था, इस बार रोटेशनल मोशन आएगा, तो प्लीज अपनी तैयारी करो ट्यूसडे के टेस्ट के लिए। आई वांट यू ऑल टू गिव द टेस्ट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, listen to me very carefully, all of you should give the test and nobody should skip the test। अभी अगर तुम टेस्ट स्किप करोगे, आपने इतने दिन तक जो रिगरस मेहनत की है वो सब पानी में चला जाएगा, everything would go in vain। don't miss test, don't skip test, very much required that you give the test on time every time। तो आपको ट्यूसडेज का टेस्ट देना है, और मैं ट्यूसडे के टेस्ट को बहुत रिगरसली फॉलो करने वाला हूँ। मैंने इस बार भी मैसेज डाला था, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने सिंपली आप चादर टान के सो गए, आपने रेस्पॉन्ड करने की भी जिम्मेदारी नहीं समझी। दिस इज वेरी बैड गाइज। आप क्या मतलब प्लस टू की पढ़ाई कर रहे हो क्या, प्लस टू की पढ़ाई कर रहे हो देवगिरी कॉलेज में, कि आपने लास्ट दिन उठे और सिंपल रात भर बैठ के आपने रट लिया और आप पास कर जाओगे क्या? अगर आपने अपनी मेहनत को इसी तरीके से जाया किया है, तो आप बता रहा हूं मैं, आप यू विल बी फॉलिंग अपार्ट। तो आप प्लीज अपनी मेहनत जारी रखें, आप कर सकते हो। और मैं आपको ये कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ, ये टाइम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो भी चीज आपने मिस आउट किया है उसके ऊपर वर्कआउट करो, और अपने सारे जो भी डेफिशिएंसीज है उसे आयरन आउट करो, वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। यू कैन डू दैट गाइज, बट आपको सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए और एक डिसिप्लिन चाहिए जो आपको हमेशा अपने साथ रखना है। इतना करो, यू वुड गो वंडर्स, यू वुड डू वंडर्स। याद रखो, मैंने आपको एक भी दिन छुट्टी नहीं दी है, रिमेंबर इट, बिकॉज ये एक वैश्विक महामारी है, तो इसमें से उबरने के लिए हमें कितना समय लगेगा वी डोंट नो। मैंने आपको छुट्टी दी नहीं है, मैं आपको कंटिन्यूअसली क्लासेस में एंगेज रखा हूं, इधर यूट्यूब वीडियोस या फिर डायरेक्टली। जैसे मुझे पता चला कि ये सिचुएशन थोड़ा हैंड के बाहर जा सकता है, मैंने आपको जूम के अंदर ले आया। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो घर में सो रहे हैं, सिंपली सो रहे हैं। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनी वन ऑफ अस। और जो मैं करा रहा हूं, एक बार क्लास अगर जुलाई अगस्त को खुलेगा, आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली मींस बाय व्हिच यू हैव टू वर्क नाउ। प्लीज फॉलो दिस, प्लीज फॉलो माय एडवाइस, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड गाइस। ट्यूसडे के टेस्ट के लिए तैयारी करो, ठीक है? चलो बाय, थैंक यू वेरी मच।